हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। 8 है, 27, 46, 65, क्वेश्चन मार्क और 103। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी कोई सीरीज का प्रश्न मिले ना तो आप दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात हमें ये देखना होता है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इस सीरीज की बात करें तो यह क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि बढ़ती हुई संख्याएं हैं। 8 के बाद 27 बड़ी संख्या, 27 से बड़ी संख्या 46, 46 से बड़ी संख्या क्या है, 65, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है। और किसी भी दो संख्या के बीच में अगर आप डिफरेंस लीजिए और 20 से अगर कम आता है तो इसका मतलब ये होता है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो और दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 20 से कम होता हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लस होता है। यहाँ पे देख लीजिए, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना आपको मिल जाएगा। तो 65 में से अगर 46 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 20 से आपको कम मिल रहा है। यानी इतना क्लियर है कि इस सीरीज में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा। आप देख लेते हैं क्या कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। 8 में 27 कैसे आ सकता है। 8 से अगर 8 में प्लस 19 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 27 से 46 कैसे आ सकता है। अगर 27 में प्लस 19 ऐड कर देंगे तो 46 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और 46 से 65 कैसे आ सकता है, पुनः प्लस 19 ऐड कर देंगे 46 में तो 65 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हर बार प्लस 19 ऐड हो रहा है, तो अगली बार भी तो 65 में हम प्लस 19 ही ऐड करेंगे ना। तो जब 65 में प्लस 19 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए 84 में भी पुनः हमें क्या ऐड करना चाहिए, प्लस 19। तो देख लेते हैं 103 आ रहा है कि नहीं। 84 में जब हम क्या करेंगे, आपका 19 ऐड करेंगे तो 103 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 84। और 84 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, दिया गया है जिस तरह 15 225 से संबंधित है उसी तरह बताना है 18 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है करने का, जो भी दो पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं 15 और 225 है, ठीक है। जो भी दो पेयर की संख्याएं होती हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, उनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 18 और क्वेश्चन मार्क में अपना लगा करके आंसर लाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान से 15 और 225 को देखने पर पता चल रहा है कि 15 से 225 कैसे आ सकता है। अगर हम लोग पहली संख्या यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ कर देते हैं 18, पहली संख्या 18 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 18 का जब स्क्वायर पहली संख्या का करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 324। और 324 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे एग्जाम। एक प्रश्न फिगर काउंटिंग से आता है। बेसिकली फिगर काउंटिंग में या तो आपको त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा, या तो वर्ग, या तो आयत, यही तीन चीजें आपसे काउंट करवाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका त्रिभुज काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हमारा अप्रोच क्या होगा या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले फिगर को आप एनालाइज करिए, उसके बाद उस त्रिभुज को काउंट करने का प्रयास करिए जो आपको स्पष्ट दिख रहा है। जैसे इस आकृति में बात करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से तीन आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। तीन त्रिभुज आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। एक ये हो गया आपका, एक ये वाला, और एक ये हो गया बीच वाला, और एक बड़ा वाला। तीन तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तीन के बाद और क्या हो सकता है, तीन के बाद अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से अगर हम एक ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो एक होगा ना। तो 4 हो गया टोटल हमारे पास, हुआ कि नहीं, 4 हमारे पास हो गया। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये छोटा वाला भी तो एक है ना, 4 1 5, ये भी तो हमारे पास बन रहा है ना 5। तो कितना हो गया, 5 हो गया। और थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो हमें एक और मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ से भी तो हम एक ले सकते हैं ना। 5 हमने ऑलरेडी काउंट किया, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 हैं। और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है, BHI को 432 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा? SSC GT 2024 के प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्लेस वैल्यू का गेम होता है। यानी जो आगे की प्रक्रिया होती है हमें प्लेस वैल्यू से ही करना होता है। यानी प्लेस वैल्यू का या तो सम करेंगे, या तो प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, या तो प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है ना, हम प्लेस वैल्यू को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या देखा, TDG देखा और 1680 देखा, तो इतना तो क्लियर है कि T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रहा है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, TDG के प्लेस वैल्यू को लिख लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और D का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है और G का 7 होता है ना। अगर 20 4 7 से तो कोड किया कि नहीं 1680 को, यानी कि डायरेक्ट तो कोडिंग हम कर नहीं सकते हैं। अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो भी 1680 नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। 20 4 24 और 24 7 31 हो गया, 1680 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 20 और 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 चौक को 80 और 80 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ गया। लेकिन अभी भी ये 1680 नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 1680 नहीं आ रहा है ना, तो इसमें TDG में कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं, कितने अक्षर हैं? तो 3 है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 सुनाई सुनना, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 1 16, यानी 1680 आ गया। यानी हुआ क्या कि TDG के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर जो मान आ रहा है उसमें जितने भी TDG में जितने अक्षर हैं, जितने उस शब्द में अक्षर हैं, उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1680 आ रहा है। तो सेम प्रक्रिया BHI में भी होना चाहिए। B का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 और 16 नवा कितना होता है? तो 144 कितना होता है? 144 होता है ना। 16 नवा 144, और 144 में इसमें भी 3 अक्षर हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाना चाहिए था? 3 चौको 12। देखिए, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे, तो 3 चौको 12 कर दो, 3 चौको कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 कर दो, हासिल 1, 3 चौको 12, 1 13 कर 3, हासिल 1, 3 1 में 3 1 4। देखिए 432 आ रहा है ना आपका। सेम प्रक्रिया मैंने किया, प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, जो आया उसमें पुनः 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें भी BHI में 3 अक्षर है। ठीक है, सेम प्रक्रिया हम लोग KCE में कर लेते हैं। K का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 11 होता है। C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, और 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165। ठीक है, और इसमें भी अब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि KCE में कितने अक्षर हैं? 3 है। तो 165 इंटू 3 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 3 पचे 15 कर 5 हासिल 1, 3 छक्के 18 कर 19, 3 1 में 3 1 4, 495 आएगा। और 495 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर C में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, फूल है, लाल है, कपड़े हैं। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? फूल, लाल, कपड़े। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लाल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? लाल बना लिया। अब देखिए, कुछ जो कपड़े होते हैं वो लाल भी तो होते हैं ना। जो कुछ कपड़े होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि सारे कपड़े लाल होंगे। कुछ कपड़े लाल भी होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं। तो कुछ कपड़े मैं बोल सकता हूँ लाल होते हैं ना। उसी तरह जो कुछ फूल होते हैं वो क्या होते हैं? लाल होते हैं कि नहीं? जो कुछ फूल लाल होते हैं, सभी फूल लाल नहीं होते हैं। कुछ फूल सफ़ेद भी होते हैं, कुछ फूल पीले भी होते हैं, लेकिन कुछ फूल लाल भी होते हैं ना। तो इसलिए हमने क्या किया? कुछ फूल लाल बना दिया। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या बताना है? यहाँ पे लुप्त संख्या क्या आएगा? इस डायग्राम में जो संख्याएं दी गई हैं 7 3 28 है, 9 8 81 है, 5 क्वेश्चन मार्क 50 है।
देखिए एक बात क्लियर होता है, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना तो हमेशा याद रखिएगा कि जिधर बड़ी संख्या होती है ना उधर ही हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे एक बात समझिएगा ध्यान से, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक कॉलम दिया है 7 3 28 का, दूसरा कॉलम 9 8 81 का, तीसरा कॉलम 5 क्वेश्चन मार्क 50 का। तो जाहिर सी बात है एक एक कॉलम को ही सॉल्व किया जा रहा होगा। अब एक कॉलम में जो बड़ी संख्या है ना उसको हमें छोटी संख्याओं से लाना होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा, 7 3 है ना, 7 3, अगर 3 में क्या कर दे +1 कर दे, ध्यान से समझिएगा, और मल्टीप्लाई कर दे 7 से। देखिए ध्यान से 7 कर दिया मैंने और 3 में +1 कर दिया, तो 3 में +1 किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 में +1 कर दीजिए, 9 × 8 +1 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 8 1 9, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ कर लेते हैं 5 में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं x थी, तो 5 x +1 रहा होगा ना, x +1 इसमें भी ऐड कर लेते हैं, x में 1 कर लेते हैं, और बराबर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। 5 से 10 बार में कट गया है, 5 10 50, और x +1 बराबर 10 आ गया, कितना आ गया, x +1 बराबर आपका 10 आ गया, ठीक है। तो ये 1 उधर जाएगा, x बराबर 1 उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है क्या, जिस तरह साइकिल पैडल से संबंधित है उसी तरह कार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। देखिए साइकिल और पैडल की बात करें तो साइकिल में क्या होता है, पैडल होता है कि नहीं, साइकिल में पैडल होता है, जब हम पैडल को मारते हैं तभी तो साइकिल चलती है, यानी पैडल जब घूमता है तभी तो आपका, जब पैडल घूमता है तभी तो साइकिल चलता है, यानी कि जब पैडल घूमता है तो साइकिल चलता है, कुछ इस तरह से। जब पैडल घूमता है तो क्या होता है, साइकिल चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कार कब चलता है, जब पहिया घूमता है। जब क्या होता है आपका, जब पहिया घूमेगा तभी तो कार चलेगा ना। जब पहिया क्या होता है, घूमता है, तो क्या होता है, कार चलता है। पहिया घूमता है तो कार चलता है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। और पहिया किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है। बिल्कुल ही एक फिक्स टाइप का प्रश्न है। इसको करने का सिंपल तरीका होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप लगा पाएंगे इस तरीके को। देखिए बोला है ना, एक कक्षा में 60 छात्र हैं और जो बी की रैंक है ना योग्यता के क्रम में नीचे से 41वां है, तो ऊपर से बी का रैंक बताना है। तो ऊपर से बी का रैंक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से बी का रैंक बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप 60 करिए और -41 कीजिए और +1 कर दीजिए, ठीक है। तो 60 - 41 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर से बी का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 20वां होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज आपका है ना, ये त्रिभुज किसको दर्शाता है, तो यहाँ बताया गया कठोर को दर्शाता है। उसी तरह जो आपका दयालु है किसको दर्शाता है, आयत जो है ना दयालु को दर्शाता है। ये जो आयत आपका है दयालु को दर्शाता है। और अध्यापक किसको दर्शाता है, तो इस सर्किल को दर्शाता है। तो हमसे पूछा क्या है, एक्चुअल में पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है, यानी वो दयालु भी हो अध्यापक, यानी कि वो सर्किल और किस में आना चाहिए आपका, तो आयत में आना चाहिए, तभी तो होगा, अध्यापक भी होगा और दयालु होगा। तो देखिए सर्कल में मैंने ऐसे सर्कल वाला गोला कर लिया। अब सर्किल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, तो आयत भी होना चाहिए। तो देखिए 4 को अगर देखेंगे ना तो ये आपका आयत में भी है और सर्कल में भी है, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा सर जी 3 क्यों नहीं हो सकता है। देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4 होगा। 4 संख्या ऐसी है जो क्या है, अध्यापक के साथ साथ दयालु होगा। अब 3 इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा ना, कठोर भी हो जाएगा, क्योंकि वो त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कठोर अध्यापक दयालु हो जाएगा इसलिए। लेकिन हमसे पूछा था दयालु अध्यापक, तो 4 ऐसी संख्या होगी जो क्या होगा, दयालु अध्यापक को क्या करेगा, डिनोट करेगा, दर्शाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है डाइस का, ये बिल्कुल आप बोल सकते हैं घिसा पीटा सवाल है, लेकिन इसको भी आपको आना चाहिए करने के लिए। कैसे करते हैं, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जब भी दो डाइस आपको दिया गया हो ना और किसी भी संख्या के विपरीत पूछा जाए ना, तो आप दो डाइस की मदद से सभी संख्याओं के विपरीत आप निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों डाइस में आप देखिए कि कौन सी संख्या कॉमन है। जैसे इस डाइस की पहले डाइस में बात करें तो 5 कॉमन है और दूसरे डाइस में भी 5 कॉमन है। तो 5 पहले डाइस के 5 से आप क्लॉकवाइज चलिए और दूसरे डाइस के 5 से आप क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है, तो पहले डाइस में 5 से क्लॉकवाइज चला तो 1 आया, दूसरे डाइस में 5 से क्लॉकवाइज चला तो 6 आया। तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाकी का भी निकाल सकते हैं उसी तरह। यहाँ से 1 से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, तो 4 के विपरीत 3 आ गया, बचा 5, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबका निकाल सकते हैं, लेकिन आगे निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमसे 6 का विपरीत पूछा था। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यह भी एक फिक्स टाइप का प्रश्न है, आपका क्लॉक का प्रश्न है। और इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिए। जब भी आपको किसी घड़ी में घंटे और मिनट के बीच का एंगल पूछे ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है एंगल बराबर क्या होता है, घड़ी के क्या होता है, तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में जो कोण होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ देखिए एच का मतलब घंटा, जैसे 8 घंटे की बात की जा रही है, 8 बजे की बात की जा रही है, तो 8 क्या हो जाएगा, एच के स्थान पे, तो 60 इंटू एच 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11, और एम का मतलब मिनट होता है। मिनट कितना है, 25 मिनट है, तो 25 कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 8 छक्के 48 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 25 कम 25 और 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 2 कितना होगा, 27, 275। डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 275 यानी 300 और 180 यानी कि 205 हो जाएगा। कितना डिफरेंस हो गया, 205। अब 205 का आप लोग हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। जब 205 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 102.5, और 102.5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस फार्मूले को थोड़ा रट लीजिएगा क्योंकि कई दफ़ा आप लोग भूल जाते होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एंगल मिनट और घंटे के बीच का फॉर्मूला होता है 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बराबर 2 अपान 2 भाग्य में 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस इसको नहीं मानते, इसको डिफरेंस माना करिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होगा ना कि इधर की संख्या बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी, तो वैल्यू माइनस में आएगा, तो आप लोग घबरा जाएंगे, ये तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस में नहीं होता, डिफरेंस लेते हैं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, बोल रहा है ना, मोटे मोटे भाषा में बात करें तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। अगर PQ पे एक दर्पण रखा जाता है तो इसका जो आकृति दिया है इधर मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरह के प्रश्नों को आप सिंपली ऑप्शन से निपटाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से गो थ्रू होना है। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है, इसका जब इधर मिरर बनेगा तो ये तीर इस साइड आएगा। ए में ऑप्शन ए में तो है नहीं, इधर तीर, तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं बी की बात करूं तो बी होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि बी इसलिए होगा क्योंकि आपका तीर इधर है और बिल्कुल इस साइड में, इधर कोने पे है आपका तीर, तो कोने पे इसमें भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि आपका त्रिभुज के अंदर तीर है, जबकि यहाँ त्रिभुज के अंदर तो तीर है नहीं। डी भी नहीं होगा क्योंकि आपका फ्लैट वाले साइड में एक साइड के क्या है, सेंटर में क्या दिया गया है आपका, तो तीर दिया गया है, तो डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कठिन भी प्रश्न, इस तरह के मैं प्रश्नों को मानता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा बताया हुआ उस बात को अगर आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे तो कोई भी आप क्वेश्चन को आसानी से लगभग कर जाएंगे। सारे प्रश्नों की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि याद रखिएगा इस तरह का ऐसा प्रश्न कई दफ़ा एक बनता है ना
कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप एग्जाम में कर लेंगे। जब बाकी प्रश्नों को कर लिए रहेंगे और टाइम आपके पास रहेगा तो उसको भी कर लेंगे। उसका एक रामबाण भी तरीका होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो पहला जो नॉर्मल तरीका, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ 99% केस में लगता है, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए ना, खाली स्थान के साथ साथ अक्षरों को काउंट करिए कि खाली स्थान के साथ अक्षर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हैं। अब जाहिर सी बात है कि 15 है ना, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5, या तो ये 3-3 का पेयर बनेगा या तो 5-5 का। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो 3-3 का पेयर बन सकता है या तो 5-5 का। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कौन कौन से अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। तो ध्यान से देखने पे हमको पता चल रहा है कि P का प्रयोग किया गया है, R का प्रयोग किया गया है, Y का प्रयोग किया गया है, A का प्रयोग किया गया है और Z का। यानी ये 5 ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग इस सीरीज में किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5-5 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्हीं 5-5 का एक सीरीज बन रहा हो, ठीक है। तो हम लोग इसलिए 5-5 का बनाएंगे। तो अब देखिए 5-5 का बना लेते हैं। यहाँ पे 5 का 2 3 4 1 5, एक हमारा यहाँ पे हो गया, 3 4 5 एक हमारा यहाँ पे हो गया और ये 5, ठीक है। अब देखिए P है, R है यहाँ पे, तो P R के पहले P है तो यहाँ भी R के पहले P होगा, ठीक है, और यहाँ P के बाद R होगा, ठीक है। तो P R A आ गया, P R A आ गया, तो R के बाद यहाँ भी A होगा, ठीक है। अब देखिए P R A Y है, P R A, तो यहाँ भी Y होगा और यहाँ भी Y होगा। अब देख रहे हैं कि P R A Y Z है, P R A Y Z है, तो लास्ट में यहाँ भी Z होगा। तो हमारा कुछ A भरा जाएगा, A Z P Y R Y। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, A Z P Y R Y, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए कि आप का क्वेश्चन ऐसा है कि इन तरीकों से नहीं बन रहा है, तो एक आखिरी तरीका क्या होता है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो आप एक एक ऑप्शन को पुट करिए, और ठीक है, फिर देखिए कि क्या हम एक पेयर कैसा हम एक सीरीज बना सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन को पुट करने पे, लेकिन चारों को चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 मिनट तो आपका लेके चला ही जाएगा। लेकिन उस केस में जिस केस में मान लीजिए आपका प्रश्न बन ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसा होगा 1% केस में, बहुत रेयर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है रेयर वाले में, ठीक है। तो उसमें क्या करिए, आप एक एक ऑप्शन को भरिए और जिस ऑप्शन से एक अच्छा सीरीज सब बन जाता है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है, जिस तरीका को मैं बताया हूँ, इससे आपका 99.99% सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणे का अर्थ भग्गे, प्लस का अर्थ माइनस तथा भग्गे का अर्थ प्लस हो तो इस इक्वेशन का हमको मान बताना है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, एसएससी का एक फेवरेट प्रश्न है, पूछता है एसएससी। जैसे बोल रहा है ना कि जहाँ जहाँ परसेंटेज है ना, उसका मान परसेंटेज नहीं है, गुणा है, और जहाँ गुणा है उसका मान भग्य है। तो जैसे जैसे जिस साइन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम मान रख करके सॉल्व कर लेते हैं। 180 और गुणे को क्या बोल रहे हैं, भग्य बोल रहे हैं, तो भग्य लगा लेते हैं 6, और प्लस को क्या बोल रहे हैं, प्लस को माइनस बोले हैं तो माइनस लगा लेते हैं 10, और परसेंटेज को क्या बोले हैं, गुणे बोले हैं 3, और भाग्य को क्या बोले हैं, प्लस बोले हैं। इसी को सॉल्व करना है, 6 से काटेंगे 30 बार में कट गया, 10 3 30 हो गया, 30 प्लस 30 हो गया, 30 माइनस 30 प्लस 10, 30 और 10 40, 40 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। देखिए सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, और मैं सिलॉक्स के प्रश्न की बात करूं तो ये ऐसा टॉपिक होता है कि जिस भी एग्जाम में रीजनिंग से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें उस टॉपिक यानी सिलॉक्स के टॉपिक से एक प्रश्न बनता ही है। 2 प्रश्न बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सिलॉक्स के टॉपिक से आपका कोई प्रश्न न बने, एक प्रश्न बनता ही है। इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका ये टॉपिक है, ठीक है। करने का हमारा तरीका क्या होता है, हम कथन से क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। जो कथन दिया है उससे डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम के आधार पे हम देखेंगे जो 2 निष्कर्ष हैं कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। पहला दिया गया है कथन में कि सभी टूल क्या है, हार्डवेयर हैं, तो बना लेते हैं सभी जो टूल है ना, सभी टूल क्या है, तो हार्डवेयर है, ठीक है। सभी टूल क्या है, हार्डवेयर, सभी टूल हार्डवेयर है, ठीक है। अगली बार बोला है सभी हार्डवेयर क्या है, तो मेटालिक है, सभी हार्डवेयर क्या है, तो मेटालिक है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं सभी हार्डवेयर क्या है, तो मेटालिक है, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पे निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष कौन सा निकाल सकते हैं। पहला दिया गया है सभी मेटालिक टूल हैं। भाई सभी मेटालिक टूल नहीं है ना, सभी टूल मेटालिक हो सकता है लेकिन सभी मेटालिक टूल नहीं हो सकता है, क्योंकि
मेटालिक के अंदर टूल है ना, तो पहला गलत बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, सभी टूल मेटालिक है, यानी सभी जो ये टूल है ना मेटालिक है, बात सही कर रहे हैं क्योंकि टूल क्या है मेटालिक के अंदर है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।